अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आखिरी दम तक हमें कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप कोशिश करोगे, ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आपको सफलता मिलेगी। एक झील है इनके अंदर पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कि मैं इतना पढ़ाई लिखाई करी हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। तो इन्हें जैसे पता चला कि इनका प्रमोशन हो गया, ये गए, अब रिक्वेस्ट किया इन्होंने कि सर थोड़ा सा डिले कर दीजिए, तो बात नहीं बन पाई। तो मेरे मेंस के लिए इन्होंने अपने प्रमोशन का रिफ्यूज़ल दे दिया। हमने बहुत मौके दिए इनको और मैंने कहा आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी मैं संभालता हूँ। ज़्यादातर लोगों से सुना है कि शादी एक समझौता है और इस समझौते में लड़कियां अक्सर अपने सपनों की डोर को छोड़कर घर के बंधनों में बन जाती हैं। पर ये कहानी तब खूबसूरत बन जाती है जब आपका हमसफ़र आपके सपनों की डोर को थाम ले। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। सितारे यूपी की में हमारे आज के सितारे की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिनका नाम है डॉक्टर शिप्रा पांडे, जो एक साइंटिस्ट थी और अब डिप्टी एसपी हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इनकी खूबसूरत कहानी। मैम, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं डिप्टी एसपी बनने की। थैंक यू सो मच। आप महिलाएं इसलिए खुशी दुगनी हो जाती है। क्या महसूस कर रही हैं इस समय शादी के बाद, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत से लोग हों जिनके मन में ऐसी इच्छा हो, तो और किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हो, तो उनको एक नई एनर्जी मिलेगी फिर से करने के लिए चीज़ें। अच्छा, मैंने सुना आप साइंटिस्ट थी, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ इधर कैसे रुख बना आपका? किस तरह से आपने चूज़ किया? हाँ, मैंने नैनोटेक में पीएचडी की है और मेरा अब्रॉड में हो गया था। बट मेरे हस्बैंड यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, तो फैमिली की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकी। तो उसके बाद एक दिन नया मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। कुछ फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड से डैफ अपना साइन कराने आए थे, तो मेरा बेबी उस समय 10 मंथ्स का था। तो मुझे लगा कि मैं इधर एक बार ट्राई कर सकती हूँ, मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए, और फिर मैंने किया। और पहले से क्या आपके मन में ऐसा कुछ था कि साइंटिस्ट बनने के बाद भी कि आपको इधर जाना है? पहले थोड़ा लगता था कभी कि लोगों को देखते थे, पर एज सच ये नहीं था कि मुझे करना है इसमें। पर सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि मुझे लगा कि मैं करूं, तो पर होती गई चीज़ें। अच्छा, आपने बताया कि बेबी 10 मंथ्स का था जब आपने ये सोचा, फिर तो ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। हाँ मैम, थोड़े चैलेंजेस तो थे, लेकिन वही हमने प्रॉपर प्लान किया चीज़ों को, और बेबी होने का मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला। पहला कि मुझे लोग बोर हो जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो मैं जब पढ़ के उठती थी, बेबी के साथ खेलती थी, तो मुझे फिर से एक नई एनर्जी मिल जाती थी। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस के साथ काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल भी रहा बेबी का होना मेरे। शादी के बाद महिलाओं का फैमिली में फंस जाना, और अक्सर देखा जाता है कि हाँ, महिलाएं अपने सपनों को छोड़ देती हैं क्योंकि वो फैमिली में बन के रह जाती हैं। तो इस आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया? सबसे पहली बात मेरे अंदर ये था कि मैं ऐसे इतना सब कुछ करके मुझसे घर पे बैठा नहीं जा रहा था। मतलब मुझे कहीं ना कहीं कोई चीज़ थी जो परेशान करती थी कि मुझे करना है कुछ, मेरा अपना नाम होना चाहिए। तो बस वही मैंने प्रॉपर प्लानिंग की कि पूरे दिन को शेड्यूल किया, जिसमें हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम हो, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी जिसमें मुझे ये फील हुआ कि मेरा एक्स्ट्रा टाइम जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सोशल नेटवर्किंग साइट, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया सब कुछ अपना। अच्छा, आपने प्लान कर लिया कि हाँ, तैयारी करनी है, लेकिन आपके हस्बैंड का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था। किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज जो मेरी ये सफलता है, उसका सबसे बड़ा उसमें योगदान मेरे हस्बैंड का ही है। मैं अगर एक पल के लिए डाउन भी होती थी, तो वो मुझसे हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और तुम कर सकती हो। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मुझे लगता है कि मुझसे नहीं, मेरे हस्बैंड से लोगों से को इंस्पायर होना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान किसी को थोड़ा सपोर्ट कर दे, तो कोई फीमेल बहुत आगे जा सकती है। मैसेज के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपका रूटीन क्या था पढ़ाई का? किस तरीके से आप मैनेज करती थी घर और पढ़ाई को? मैंने वही हम लोग पहले वीकली प्लान करते थे कि
हमें वीक में इतनी चीज़ें कवर कर लेनी है। साथ में हम डे का प्लान करते थे कि पर डे हमें इतना कवर कर लेना है, सिलेबस वाइज पूरा एक एक टॉपिक लिख के, और फिर एक प्रॉपर शेड्यूल को हम फॉलो करते थे, और उसके हिसाब से एक प्लानिंग के साथ चीज़ें हो गई। और आप प्लान करते हो तो आपको पता रहता है। तो मैं मॉर्निंग में 6-7 बजे उठती थी, तो 9:30 तक पढ़ती थी, और उसके बाद फिर बच्चे के साथ अपना रहती थी, फिर 11:30 से 1:30 पढ़ती थी, जब तक मेरा अभी जॉब नहीं हुआ था। उसके बाद फिर लंच वगैरह के बाद मैं सीधे 5 बजे पढ़ने बैठती थी, और थोड़ा बहुत पढ़ के, और शाम को आउटिंग के लिए 10 मिनट ही कहीं बाहर ज़रूर जाती थी। फिर आने के बाद 11, 12, 1, 2 जब तक हो सकता था तब तक मैं करती थी। इस दौरान आपका स्टडी मटेरियल क्या था? किस तरीके से आप कहाँ से हेल्प लेती थी, जो हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये मददगार होगा? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए मेरे एक फ्रेंड हैं, इस समय नायब तहसीलदार है, रुद्राज शुक्ला, उन्होंने मेरी बहुत मदद भी की, और उनके नोट्स थे ज्योग्राफी के, तो मैंने किया, और साथ में जो नहीं था उसका मैंने स्टैंडर्ड बुक से नोट्स प्रिपेयर किया। और जीएस के लिए मैंने मतलब ओनली आईएएस को फॉलो किया, और हिंदी के लिए एक प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, डॉक्टर CL त्रिपाठी चलाते हैं। हिंदी और एसए के लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिला वहाँ से। और मेंस के लिए मैंने ध्येय का टेस्ट पेपर लिया था, जो उसको मैं 20 टेस्ट होते हैं, तो वो मैं ऑनलाइन मैंने लिया था, तो उसको मैं अटेम्प्ट करती थी। तो इस तरीके से मैंने अपना जो भी टॉपिक नहीं था उसका मटेरियल मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था। मैम, आपने बताया कि आपने ध्येय से टेस्ट पेपर लिए थे, कितना योगदान रहा आपकी इस जर्नी में? ध्येय का योगदान बहुत रहा। सबसे पहले तो मैं ऐसे बताना चाहूँगी, 2020 का जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मैंने बताया जैसे मुझे सिलेबस की भी ठीक से जानकारी नहीं थी, 20 दिन ही थे मेरे पास। तो मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे 5-6 ध्येय के पेपर्स भेजे थे उस टाइम पे। तो मैं क्या करती थी कि मैं एग्ज़ाम के एक रात पहले ध्येय के पेपर्स पढ़ के जाती थी, और मेरा लक हो या जो भी हो, 2020 में ध्येय के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए एग्ज़ाम में। शायद मेरा मेंस निकलने का रीज़न भी ये हो सकता है। उसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मटेरियल है। मैंने 2021 में ध्येय की मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली। तो जब पहला टेस्ट मैंने लिखा, मैंने सबमिट किया, तो तब मैं पैराग्राफ में लिखती थी। मुझे सर ने उसमें जो चेक किया सर ने, उन्होंने लिखा कि आपका कंटेंट अच्छा है, आप फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ ज़्यादा करो, पैराग्राफ्स कम रखो। तो फिर मैंने अपने आंसर को इस तरीके से फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया, और इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मुझे लगता है कि मेरे हर पेपर में फिगर, फ्लो चार्ट, डेटा, फैक्ट्स, स्कीम्स डालने का बहुत फ़ायदा मिला। तो पहले मुझे ध्येय में 2021 के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन 8 नंबर के होते थे, मुझे ऑन एन एवरेज 4 मतलब 3.5 से 4 नंबर मिलते थे। और 22 वाला अटेम्प्ट मैंने जब ध्येय का लिया, तो मुझे ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 नंबर मिलते थे। हाँ, और आपका एक जो टेलीग्राम पे चैनल है, उसमें वो लोग देते थे कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी, तो मैं टाइम नहीं रहता तो मैं न्यूज़ नहीं पढ़ पाती थी, मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से नोट कर लेती थी। और ऐसे कभी बैठे हैं फ्री टाइम में, तो एटलीस्ट जो मैं नहीं जानती उन टॉपिक्स की जानकारी मुझे हो जाए, तो मेरा काफ़ी रोल रहा। और इंटरव्यू में तो मैंने वहाँ मॉक दिया था, तो सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, तो आप कोशिश करिएगा कि आपका इंटरव्यू उस डायमेंशन में चले। तो ये मैंने इंटरव्यू के टाइम में ध्यान में रखा। आपकी इस जर्नी में आपके हस्बैंड का किस तरह से रोल रहा? मैम, हस्बैंड का बहुत ज़्यादा रोल रहा। मैं 1-2 इंसिडेंट्स मुझे जो याद आते हैं वो मैं बताती हूँ। पहला कि अभी मेरे हस्बैंड का प्रमोशन ड्यू था ऑलमोस्ट 2 ईयर से, तो अभी सितंबर में उनका प्रमोशन हो गया था 2022। तो इन्हें जैसे पता चला कि इनका प्रमोशन हो गया, ये गए, अब रिक्वेस्ट किया इन्होंने कि सर थोड़ा सा डिले कर दीजिए, तो बात नहीं बन पाई। तो मेरे मेंस के लिए इन्होंने अपने प्रमोशन का रिफ्यूज़ल दे दिया कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। तो इससे बढ़ के कोई सपोर्ट नहीं हो सकता। और मैम, दूसरा इंसिडेंस ये है
कि अभी जब मैं मेंस लिख रही थी उस टाइम पे मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो पेपर 9:30 बजे से शुरू होता है। ये सुबह उठ के बच्चे को दवा नेबुलाइजेशन करा के मुझे उसे साथ लेके जाते थे, सेंटर पे छोड़ के आते थे। उसके बाद फिर आके उसे खिलाना पिलाना, उसका सारा काम, फिर खाना बनाना, फिर मेरे लिए ले जाना खाना, मैं वहाँ पे रुकना, फिर शाम को आके फिर बच्चे को बिल्कुल 1 मिनट के लिए मेरे पास आता था घूम के, लेकिन उसको बहला फुसला के अपने पास रखना ताकि मुझे किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। और हर बार मैम मेरे साथ, हमारे पास एक ब्लू डायरी है, वो पूरी डायरी भर गई। बैठ के वीकली प्लान बनाते थे मेरे साथ, फिर चेक करते थे कि मैं प्लान कितना एग्जीक्यूट हुआ और मैं सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके चल रही हूँ कि नहीं। और मैम कोई भी ऐसा फ्रंट हो जहाँ पे लगे कि मुझे डिस्टर्ब हो सकता है, रोज़ का नाश्ता चाय सुबह मतलब यही बनाते थे ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो मैम इन सब चीज़ों ने मुझे जो ऑनेस्ट होता है अपना अप्रोच वो बनाए रखने में बहुत हेल्प किया। फ्लैशबैक में जाने से पहले सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि इतनी मेहनत अब सफल हो गई, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा है कि हमारा लाइफ का जो एक एम था कि हमें ये अचीव करना है वो अचीव हुआ। और मेरे जो एक्शंस थे वो कहीं ना कहीं सब लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, वो जस्टिफाई हुआ कि जो भी मैं करता था उसका एक वैलिड रीज़न था और वो एक सक्सेस मिला और वो जस्टिफाई हुआ। इतना स्ट्रगल वाला जो पीरियड था उसके बारे में जानना चाहेंगे कि मैंने सुना कि आपने अपना प्रमोशन भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो एक लाइफ पार्टनर के प्रति जो एक भरोसा होता है, कैसे आपने महसूस किया, क्या कारण था कि आपको लगा कि नहीं मुझे साथ देना ही चाहिए? बेसिकली इनका एकेडमिक इतना शानदार रहा है और ये थ्रू आउट साइंस बैकग्राउंड से रही हैं। पीएचडी किया इन्होंने फिज़िक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, और इनको साइंटिस्ट की पोस्ट मिली थी यूएस में और ये नहीं गई। तो मुझे पता था कि कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है। और फिर मैं ऑब्जर्व करता था डे बाय डे कि एक झील है इनके अंदर पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कि मैं इतना पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। तो मैंने सोचा कि सपोर्ट किया जाए। तो शुरुआत में तो मैं नई दिल्ली में पोस्टेड था तो इतना समय नहीं मिल पाता था। रेलवे की वर्किंग काफ़ी डिमांडिंग है। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, तो कोरोना में हम लोगों को बाहर नहीं निकलना था। उस समय मुझे महसूस हुआ कि इनको जो है पूरा मौका दिया जाए, और वहीं टर्निंग पॉइंट था। हमने बहुत मौके दिए इनको और मैंने कहा आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी मैं संभालता हूँ। और डे बाय डे जैसे 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, इनका कभी कम नहीं हुआ। हाँ, इनका टेम्पो हमेशा ही हाई रहा कि मैं पढ़ूँगी, मुझे पढ़ना है। तो मैं वैसे ही अकॉर्डिंगली मैं सपोर्ट करता रहा। मुझे लगा कि ये ज़रूरी है और ये अचीव कर लेंगी तो हमारे लिए सक्सेस रहेगा ये। तो मैंने इसलिए मेहनत किया। मैंने सुना आपने मैम की जर्नी के दौरान खाना बनाने से लेके बच्चे को संभालने तक सब कुछ किया, और खाना भी आप बहुत अच्छा बनाते हैं। तो पहले से बनाना आता था या मैम के लिए ही सीखा? नहीं, थैंक यू। खाना अच्छा बनाने आता था। मैं भी बाहर रह के पढ़ा हूँ बेसिकली। मैं भी जब 10th स्टैंडर्ड में था तब से मैं बाहर ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे सीखा मैंने। मैम अगर आपके अटेम्प्ट्स के बारे में जानना चाहूँ, कितने अटेम्प्ट्स दिए लगभग आपने? ये मेरा जेन्युइनली तीसरा अटेम्प्ट था, क्योंकि मैंने इसके पहले फॉर्म डाले थे पर कभी मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई और मुझे खुद भी नहीं याद है कि कब मैंने डाला कब नहीं डाला। कभी गई तो बस 15-20 क्वेश्चन करके बैठे हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में तो थी नहीं। और शादी जब हो गई उसके बाद फिर 1-2 साल फॉर्म लोगों को देख के मतलब डाला, लेकिन बैठे हैं कुछ नहीं। तो जेन्युइनली जब मैं कहूँ तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा होके भी पहला अटेम्प्ट था? हाँ, मैंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था और कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अगर मैं वो जो जिसमें कुछ कम नंबर रह गए थे, क्या कमियां रह गई थी? मैम कमी यही थी कि मेरे पास मैंने नोट्स लिया था अपने फ्रेंड से, ऋतुराज शुक्ला से। तो उस नोट्स को समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया, उसके बाद सिर्फ मेरे पास 20 दिन थे, तो मैंने वही नोट्स पढ़ा। मुझे ये भी नहीं पता था कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो मैं एग्ज़ाम दे आई, चूँकि वो यूपीएससी के नोट्स थे। तो ज्योग्राफी पेपर 2 में यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस में डिफरेंस है। जब उसमें मेरे पेपर 2 में मेरे मार्क्स कम आए, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब बाकी सब में ऑलमोस्ट 100 क्रॉस थे मेरे जीएस में,
और इंटरव्यू में मेरे 72 मार्क्स थे, लेकिन पेपर 2 में मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो गए, 77 आए सिर्फ। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। तो जब मैं 2021 के अटैम्प्ट में आई, जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट मेरे पास 50% सिलेबस का नोट्स ही नहीं था जो मैंने कॉपी में पढ़ा था। तो फिर मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए ज्योग्राफी की बुक्स से, और इस तरीके से हो पाया ये। जब मैं आई तब आपने बताया कि बातें यूपी की चैनल ने भी आपकी काफ़ी मदद की, किस तरह से हेल्प मिलती थी आपको? पहले मैं देख के जब ये पॉडकास्ट वगैरह होते तो सुनती थी, तो फिर एक दिन सडनली हमें किसी ने लिंक भेजा बातें यूपी की, तो उन्होंने बताया कि ये ढे का ही एक चैनल है। तो चूँकि यूपी का एग्ज़ाम था और यूपी के प्रीलिम्स वगैरह में बहुत छोटी छोटी न्यूज़ पूछता है, और ये 2-3 मिनट के वीडियोस जो मुझे मिलते थे, तो मैं वहाँ से उसको 2-3 मिनट में देख लेती थी कि क्या अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो इस तरीके से प्रीलिम्स में मुझे यहाँ से हेल्प मिली काफ़ी। इस अचीवमेंट की जो जर्नी थी उसमें आपने काफ़ी मदद की, लेकिन अभी भी सफलता के बाद भी ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब दुगने चैलेंजेस आने वाले हैं। अब ट्रेनिंग का पीरियड होगा तो आपकी माँ और पिता दोनों की ही जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। कैसे देखते हैं इस जर्नी को? चैलेंजिंग रहेगा, सर्टेनली बहुत चैलेंजिंग रहेगा। अभी जो जर्नी 2.5 से 3 साल का जर्नी पास हुआ है वो भी चैलेंजिंग था, लेकिन इसमें यह था कि ये साथ में थी, तो 8 to 10 आवर्स की स्टडी के बाद ये हम लोग साथ ही में रहते थे, तो साथ में मैनेज होता था। लेकिन अभी चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, वो उसको मैनेज करने के लिए ये है कि बच्चा 4 साल का हो गया आज, और धीरे धीरे ये भी बड़ा हो जाएगा, तो इसको स्कूलिंग इसकी शुरू हो गई है। ये जाएगा स्कूल, 4 घंटे 5 घंटे की स्कूलिंग होगी, उसमें मैं जॉब करूँगा अपना, फिर मैं आऊँगा, और मेरे बच्चे की हैबिट है कि शाम को सो जाता है, उस समय मैं अपने किसी असिस्टेंट को या फिर एक नैनी या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिसमें शाम के 2-3 घंटे वो वॉच करे, और तब तक मैं ऑफिस से आ जाऊँगा। तो ऐसे मैनेज करूँगा। मेरी जो चैलेंजेस हैं अभी भी है, और अगले 3-4 साल तक रहेंगे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप जो महिलाएं अभी शादी के बाद अपने सपनों को छोड़ देती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आखिरी दम तक हमें कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप कोशिश करोगे, ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो, और जब आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की हिम्मत रखोगे तभी आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और वही नेचर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसा आप रेडिएट करोगे वैसे ही आप अट्रैक्ट भी करोगे, तो वही प्रिंसिपल है यहाँ पे। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सितारे यूपी की में आज की सितारे की कहानी बस इतनी ही। नए सितारे की नई कहानी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।